ओके देखिए बजट 2023 का ऐलान हो चुका है और मार्केट में काफ़ी उठापटक इंट्राडे में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल किसी बजट वाले दिन शायद मार्केट आज था, लेकिन उसमें बजट के अलावा बाकी काफ़ी फैक्टर्स थे। बजट में सबसे ज़्यादा चिंता कैपिटल गेंस की थी, वहाँ पर कुछ इम्पैक्ट नहीं आया है। कैपिटल गेंस के अलावा डिस्पोजेबल इनकम पर काफ़ी फोकस था, वहाँ पर कुछ टैक्सेस में कमी आई है, खासतौर से जो न्यू रेजीम है उसमें। और एक सेक्टर जिसमें काफ़ी बड़ा झटका लगा है वो है इंश्योरेंस सेक्टर, जहाँ पर आज स्टॉक्स की अच्छी खासी पिटाई हुई है। करीब 10% लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स नीचे आए क्योंकि वहाँ पर जो एक टैक्स बेनिफिट था उसको खत्म किया जा रहा है। तो ये सब बातों पर हम चर्चा करेंगे और मेरे साथ नीरज जी भी हैं। और ऑब्वियसली मार्केट में आज नीरज जी उसके अलावा एक और बड़ी चिंता थी जो अदानी ग्रुप स्टॉक्स को लेकर जो सिस्टमिक रिस्क वापस ओपन हो रहा था, और सेकेंड हाफ में तो बजट ऑलमोस्ट साइड शो बन के रह गया था। ऐसा लग रहा था कि बजट की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब उतनी वैल्यू नहीं है जितनी जो अदानी ग्रुप स्टॉक्स के साथ हो रहा था और उसका जो सिस्टमिक रिस्क को लेकर हो रहा था, मार्केट में आज पैनिक फैक्टर था। एक्चुअली बजट की वजह से शायद बाजार इतना क्या बिल्कुल निराश नहीं था वो। ये अडानी ग्रुप में जो इतनी ज्यादा गिरावट देखने को मिली उसकी वजह से सेंटिमेंट बिगड़ा और बाजार में भयानक उतार चढ़ाव, मतलब 1,000 पॉइंट के ऊपर नीचे के जो मूव्स थे उसने बाजार को डरा दिया, इसलिए लोगों ने पोजीशन छोड़ी। अदरवाइज बजट में तो मोटे तौर पर सारी चीजें अच्छी थी, तो इसलिए आज के बाजार को माइनस अडानी ग्रुप अगर आप देखें तो मुझे लगता है सेंटिमेंट खराब नहीं थे। अब ये चूंकि सिस्टमिक प्रॉब्लम है, कितने दिन तक चलेगी, कब रुकेगी, कहना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि देखिए बजट का तो मार्केट ने थम्स अप ही दिया था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से अदानी ग्रुप स्टॉक्स वापस गिरे, और ये देखिए आपकी स्क्रीन पर कुछ बजट बिग पिक्चर्स। रेलवे पर अब तक का हाईएस्ट खर्चा 2.4 लाख करोड़। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हुई थी, वहां पर एक जबरदस्त इजाफा है, और उसके अलावा फिस्कल डेफिसिट भी कंट्रोल में रखने की बात थी। तो ये सब चीजें मार्केट के फेवर में। अब एक काम करते हैं, हमारे आज के गेस्ट से आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। हमारे साथ बसंत महेश्वरी वेल्थ एडवाइजर्स की तरफ से बसंत महेश्वरी जी, बाजार के दिग्गज शंकर शर्मा जी और आनंद राठी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन आनंद राठी जी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सबका शुक्रिया जुड़ने के लिए। शंकर, मैं सबसे पहले आपसे राय जानना चाहूंगा, सरकाज़म में मत जवाब दीजिएगा, 10 में से 11 मत बोलिएगा, लेकिन बजट को आप कैसे देख रहे हैं और आपका क्या व्यू है बजट को लेकर? मैं तो बजट आने के पहले ही मैंने 12 आउट ऑफ 10 देके रखा हुआ था, तो अब तो मुझे लग रहा है कि उसको रिवाइज अपवर्ड करने की जरूरत है और मैं इसको 15 आउट ऑफ 10 देना चाहता हूँ। एंड प्राइमरीली बिकॉज कि इस बजट में कोई भी खामियां नहीं थे जहां तक मुझे समझ में आया। फाइन प्रिंट मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, क्योंकि LTCG पर एक बहुत काफी, बिकॉज हमारे पॉलिसी मेकर्स की एक खासियत है कि कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद कॉन्स्टेंटली उसको टिंकरिंग एक वर्ड होता है, उसको टिंकरिंग करते रहते हैं। एक बच्चा एक खिलौना मिल जाता है, उससे कुछ ना कुछ अभी वैसे करता है, वैसे करता है, वैसे करता है। ऐसा नहीं होता कि उसको जो खिलौने के साथ जो करना था वही करना, उस खिलौने के साथ बहुत सारी चीजें करनी है। तो हम लोग के टैक्सेशन रिजीम में ये देखा गया हिस्टोरिकली, खिलौना है, उससे खेलते रहेंगे हमारे जो वित्त मंत्रालय के लोग हैं या वित्त मंत्री है, जो भी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ विच गवर्नमेंट। तो इस बार कम से कम ये जो एक बहुत बड़ा फैक्टर था मेरे ख्याल से कि LTCG को बढ़ा देंगे अवधि और उनको ऑन पार करेंगे, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल ही अनकॉल्ड फॉर था। थैंकफुली द फाइनेंस मिनिस्टर हैज नॉट डन इट। एंड मेरे हिसाब से कि इसके पीछे रीजन ये है कि मार्केट में बहुत लीडिंग अप टू द बजट भी काफी ज्यादा एक एप्रीहेंशन था, और अडानी ग्रुप के इश्यूज के चलते भी लास्ट वीक आपने देखा कि काफी मार्केट में नर्वसनेस थी। मेरे ख्याल से फाइनेंस मिनिस्टर ने ये डिसीजन बहुत सही लिया कि बाजार को और हम रिस्क नहीं देना चाहते या टेंशन नहीं देना चाहते। करेक्ट। बसंत महेश्वरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बसंत सर, ये बजट में तो सब ठीक ठाक था, अच्छा कैपेक्स किया, मैथ्स भी ठीक दिख रही है, लोग हाथ में पैसे भी रख दिए, टैक्स रिजीम में छूट दे दी, नए रिजीम में जाएंगे तो अच्छा खासा फायदा होगा। तो क्या केवल अडानी ग्रुप की वजह से मार्केट में था, ये कुछ आपने और भी रीड किया? अडानी तो अपनी दुनिया में है, मार्केट अपनी दुनिया में है, लेकिन आई थिंक शंकर सर बहुत दयालु हो रहे हैं, 12 और 15 नंबर दे रहे हैं। आप मुझे पूछिए तो मैं शुरू में सोचा ये 8 या 9 आउट ऑफ 10 है। 10 में से 10 तो किसी को मिलता नहीं है। ये इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम होता है बजट देना। जब इंश्योरेंस का समझ आया कि यहाँ पे इन्होंने एक फाइन प्रिंट दे दिया, मतलब एक हाथ में लड्डू दे दिया और जो मेरे पास जलेबी थी वो पीछे से निकाल लिया, तो मुझे लगा ले दे के कुछ बराबर कुछ मिला ही नहीं। मिडिल क्लास की हालत कमर टूटी हुई है इतने इन्फ्लेशन के बाद भी, और गवर्नमेंट टैक्स का पैसा पूरा खर्चा नहीं कर पा रही है। ये तीन देखिए, दो चीज होती है नीरज, एक इट इज वेरी गुड टू गो ग्रीन, इट इज वेरी गुड टू गो हाइड्रोजन, इट इज वेरी गुड टू सेव, मैं एनवायरमेंट बचाऊंगा,
लेकिन इन्वायरमेंट बचाने के लिए $2,500-2,000 पर कैपिटा इनकम से इन्वायरमेंट की हमको चिंता नहीं करनी चाहिए। चाइना ने तो बहुत गंदगी की है, लेकिन मुझे लगता है कि एट दिस मोमेंट अर्जेंट थिंग इज कि आप रूरल इंडिया देखिए ना, कोई भी कंज्यूमर कंपनी वॉल्यूम ग्रोथ ही नहीं कर पा रही है, और जीडीपी ग्रोथ 7% का आ रहा है, तो 7% तो रियल टर्म्स है ना, तो ये वॉल्यूम ग्रोथ आ कहां से रहा है फिर? 7% में है क्या ये? मुझे लगा कि वो डिसअपॉइंटिंग था। और फिर हाँ, थोड़ा सा आदमी क्या है ना, थोड़ा सा ड्राउजी रहता है और कोई धक्का मार देता है पीछे से तो गिरता ही है ना। लेकिन मुझे लगा कि मार्केट अब मैच्योर हो गई है, मार्केट अडानी जी ग्रुप को बोल रही है भाई तुमको जहां जाना है तुम जाओ, हम तो भाई अब इधर ही रहेंगे, हम और नीचे जाने के मूड में नहीं है। बैंक्स को थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट ओवरऑल मार्केट काफी मैच्योरिटी से आज आई थी। तो सॉरी बसंत जी, आप ये कह रहे हैं कि ये मतलब बेसिकली कोई खास चेंज आया नहीं है, जो एक क्योंकि न्यू रेजिम वालों को ही मिल रहा है सिर्फ, और इंश्योरेंस का बेनिफिट अगर उनको नहीं मिलेगा उसके बाद, तो कोई ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम में फर्क है नहीं। आई थिंक इंडिया में ना सोशल सिक्योरिटी है ना कुछ है, आपको इंकरेज करना चाहिए लोगों को इंश्योरेंस कराने को। आप अमेरिका में देखिए, रिस्क टेकिंग हम बोलते हैं, अमेरिकन रिस्क टेकर है, क्यों है? उनको सोशल सिक्योरिटी है, माँ बाप की चिंता नहीं करनी है, माँ बाप को बच्चे की चिंता नहीं करनी है, गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। हमें तो इंकरेज करना चाहिए कि टर्म इंश्योरेंस तो मुझे लगता है पूरा ही फ्री कर देना चाहिए, मतलब आपकी टैक्स लायबिलिटी से डिडक्ट कर दो। टर्म इंश्योरेंस से ज्यादा बेसिक कुछ है ही नहीं है। यूलिप यूलिप तो बस धंधा है, पैसे कमाने की स्कीम है, पर टर्म इंश्योरेंस से बढ़िया तो मुझे लगता है कुछ है ही नहीं। गवर्नमेंट शुड एनकरेज टर्म इंश्योरेंस, सारा बेनिफिट उनको टर्म इंश्योरेंस को देना चाहिए, बिकॉज और आगे आप देखिए ना कुछ सिक्योरिटी क्या है यहाँ पे किसी के लिए, तो मुझे लगता है कि और इन्फ्लेशन कम थोड़ी हुई है 2020 के बाद, सैलरीज उतनी बढ़ी नहीं है, तो लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। आपको कंपनीज के रिजल्ट से पता चल रहे हैं, कंज्यूमर कंपनी और ये पेंट वेंट वाली जितनी अपनी कंपनियां हैं जो 80-80 के पी में है, 2-2%, 1-1% वॉल्यूम ग्रोथ कर रही है, तो मुझे लगता है कि वो तो गड़बड़ी था थोड़ा। तो बजट से कोई खास इम्पिटस मिलता हुआ नहीं दिख रहा है बसंत सर को। आनंद आडी सर, आपने तो बहुत सारे बजट आए गए देख लिए और बाजार के बहुत उतार चढ़ाव देख लिए, कैसा लगा आपको बजट, और आपने क्या इसमें से आपका टेक अवे क्या है? भाई मेरा ये मानना है कि जहां तक बजट का सवाल है, मैं शंकर से बिल्कुल एग्री करता हूं कि ये बहुत अच्छा बजट है। मैं तो देखा कि दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बजट इन ऑल एस्पेक्ट्स। मतलब आप अगर आंकड़ों की तरफ ध्यान दें कि भाई इन्वेस्टमेंट फोकस देखिए, इंडिया में क्या जीडीपी, आज इंडिया की जीडीपी ग्रोथ दूसरे कंट्री से सबसे ज्यादा चल रही है, और कैसे उसको आगे चलाने का क्या तरीका है। तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना जरूरी है, तो उस पर फोकस किया है बजट ने। आज 33% इंक्रीज करके 10 लाख करोड़ उसमें किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी कंट्री की जब ग्रोथ आती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज द मेन कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ ग्रोथ। आप हिस्ट्री में चाहे जापान देख लें, चाइना देख लें, यूएसए कोई भी देख लीजिए, तो मुझे लगता है कि इंडिया के एक ग्रोथ की स्टोरी जो है, अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर का ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसमें चालू हो रही है। तो अगर वो फोकस ठीक है। दूसरी जगह भी देखें, एक कंजम्पशन स्टोरी के हिसाब से इन्होंने मिडिल क्लास को टैक्स में जिस तरह का दिया है, ओवरऑल सब जगह रिलीफ दिया है। और बाकी बिना आंकड़ों के अगर देखें कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कितने एरियाज में जाके पॉइंट्स को टच किया है, और सोशल में आज देखिए पीएम आवास योजना है या दूसरी इतनी स्कीम्स हैं। देखिए अल्टीमेटली देश में ये समझना चाहिए कि अपने यहाँ obviously large population is poor, things have to be done to bring them up. रूरल कंजम्पशन भी तभी बढ़ेगा जब इस तरह का उनको सपोर्ट मिलेगा। तो मेरा मानना है कि बजट बहुत अच्छा है। मार्केट का जो आज हुआ, मुझे नहीं लगता है कि बजट से कोई संबंध है। नॉर्मल अगर मार्केट में अगर होता तो आई वुड मार्केट वुड हैव रियली गॉन अप, और आपने देखा शुरू मार्केट ऊपर भी गया। मतलब आज निफ्टी अगर 300 पॉइंट ऊपर गई, दैट शोज के भी 2% अगर मार्केट ऊपर गया, तो दैट वाज द इफेक्ट ऑफ द बजट। इसलिए ऑन द होल में मेरा मानना है कि बजट अच्छा है। स्टेप्स कई ले रहे हैं, रेगुलेटरी स्टेप्स में डीक्रिमिनलाइजेशन की बात हो रही है, कंप्लायंसेस कम करने की बात हो रही है, सही दिशा में काम हो रहा है। ओके, तो देखिए एक बजट में या एक साल में एकदम कोई बदलाव नहीं आता, परंतु सही दिशा में बजट है। और मेरे जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बजट। शंकर, एक सेकेंड हाफ में, लेकिन आज क्या हो गया, बजट ऑलमोस्ट साइड शो बन गया था सेकेंड हाफ में, मतलब लास्ट के 2 घंटे में, और वापस वो जो अदानी ग्रुप पे जो फियर फैक्टर मार्केट का था वो काफी हावी हो गया था। आप इस सिचुएशन को कैसे रीड कर रहे हैं, और ये जो मार्केट को रिस्क लग रहा है कि अदानी ग्रुप की खुद की कंपनियां नहीं है इतनी निफ्टी में, लेकिन क्या बैंकों को थोड़ा रिस्क है उस चीज को लेकर,
और खासतौर से जो कोलैटरल्स हैं, अगर उन कोलैटरल्स की वैल्यू कम हो रही है, क्या एक मार्केट के लिए सिस्टमिक रिस्क बन सकता है शंकर? तो मेरे हिसाब से अडानी ग्रुप की जो डोमेस्टिक एक्सपोजर है उस पर मुझे ज्यादा कोई चिंता नहीं है बैंकों की, बिकॉज डोमेस्टिक एक्सपोजर आई डोंट थिंक इज कोलैटरलाइज्ड बाय द शेयर्स टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज. आई कुड बी रॉन्ग, देयर माइट बी सम गारंटीज, पर्सनल गारंटी, मुझे मालूम नहीं, मैंने इतने स्टडी नहीं किया है, लेकिन हो सकता है कि एक्चुअल शेयर के प्लेजेस ना हो, उन्होंने कम भी किए हैं शेयर के प्लेजेस जो भी डिस्क्लोजर में आया है. प्रॉब्लम अगर है कहीं पर तो ये हो सकता है ओवरसीज जो बोरोइंग की जो उनके पास है, जो एक्विजिशंस हुए हैं, अंबुजा के एक्विजिशंस हुए हैं, या जो कि आज इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल आया था कि उनकी टेकआउट फाइनेंसिंग होनी थी थ्रू द इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट, जो एक्विजिशन हुई थी गुजरात अंबुजा सीमेंट की. तो अब ये टेकआउट फाइनेंसिंग, बॉन्ड मार्केट, ये सब चीजों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस रिपोर्ट का? बिकॉज डोमेस्टिक मार्केट एक अलग है, इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट्स अलग है, एंड यहां पर तो बहुत चीजें हमारे हिंदुस्तान में आपको मालूम है कई चीजें मैनेज हो जाती हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट को हम मैनेज नहीं कर सकते. और वहां पर इस रिपोर्ट का एक प्रभाव जरूर पड़ा है, और मेरे हिसाब से इसको फॉर द ग्रुप द ओवरसीज बोरोइंग इज अ बिगर इशू रादर देन द डोमेस्टिक बोरोइंग. मुझे नहीं लगता कि इंडियन बैंक्स को कोई खास इसमें दिक्कत आने वाली है, लेकिन इसका प्रभाव ओवरऑल स्टॉक मार्केट पर आज पड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है. मैं आनंद को एक पुराने बजट की याद दिलाना चाहता हूं जहां हम वो दोनों पात्र थे और बड़ा अच्छा बजट दिया था. यशवंत सिन्हा थे, अगेन एनडीए गवर्नमेंट, एनडीए 1 के वो वित्त मंत्री थे, बड़ा अच्छा बजट दिया था, और बाजार सडनली जिस तरह आज हुआ उसी तरह से उस दिन भी क्रैश हुआ, और उसके पीछे भी कारण कुछ और था. रियल रीजन वाज समथिंग एल्स. आज भी रीजन वाज समथिंग एल्स. इट वाज नॉट द बजट पर से व्हिच वाज परसीव्ड रॉन्गली, बिकॉज बजट में फ्रैंकली रॉन्ग परसेप्शन के लिए कोई जगह ही नहीं थी. मेरे हिसाब से बजट वाज एज गुड एज इट कैन बी, बट देयर वर रीजंस आउटसाइड ऑफ द बजट. जी शंकर, ये आपने बॉन्ड का जिक्र किया तो कई सारे उनके बॉन्ड की यील्ड बहुत ऊपर वहां पे गई है, तो ये कंसर्न आपको लगता है सबसाइड होगा, ये अभी कंटिन्यू करेगा और इसका असर फिर बाजार पे पड़ता रहेगा? ये सवाल आपका, सॉरी मैंने कैच नहीं किया, ये मेरे लिए है कि? जी आपके लिए सर. बोलिए. नहीं देखिए साहब, इंटरनेशनल मार्केट्स आपके कंट्रोल के बाहर की चीज है. अगेन मैं यही कहता हूं कि हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, उसको बड़ी अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं. हमारे सिस्टम्स जो हैं बने हुए, उनमें ये लोग पले बड़े हैं, तो यहाँ की माटी उनको बड़ी अच्छी तरह से इनको मालूम है ले ऑफ द लैंड. लेकिन विदेश में जाके वो वही सारे रूल्स रेगुलेशंस जिस पर हमने अपने बिजनेसेस खड़ी किए यहाँ पर, वो नहीं चलते. वो बड़ा रिलेटिवली फ्रीयर मार्केट्स है, और वहां पर चीजों को मैनेज करना रिलेटिवली मोर प्रॉब्लमैटिक. अब आज ही किसी ने मुझे फॉरवर्ड किया ड्यूरिंग बजट के, क्रेडिट स्विस जो एक बैंक है, उन्होंने अब लेंडिंग इनके बॉन्ड्स पर बंद कर दिए आज से. तो नॉर्मली क्या होता है कि आप बॉन्ड्स आप इंटरनेशनल मार्केट खरीदते हो, मैं बहुत फिक्स इनकम करता हूं पर्सनल अपने पोर्टफोलियो के लिए, क्लाइंटों के लिए करते हैं. तो वहां पर आप बॉन्ड पर आपको लेवरेज मिलता है, आपको एलवी मिलता है जो कि 50% हो सकता है, 75% हो सकता है, मतलब कि 3-4x की आपको लेवरेज मिलती है. और आप अडानी के बॉन्ड्स पे कर सकते हैं, वेदांता पे कर सकते हैं, आप भारती पे कर सकते हैं, कई सारे, रिलायंस के पर कर सकते हैं, एसबीआई के ऊपर कर सकते हैं. लेकिन आज अपेरेंटली एक प्राइवेट बैंक जो क्रेडिट स्विस, उन्होंने आज उन पर एलवी बंद कर दिया. नाउ दैट इज नॉर्मली नॉट डन. नॉर्मली बिकॉज मैंने फिक्स इनकम काफी वर्षों से किया इंटरनेशनल मार्केट्स में, एलवी कट हो जाता है, मतलब 75% के बजाय कह सकते हैं 50%, पर एलवी जीरो ओवरनाइट होना मेरे ख्याल से एक मोर अ रेयर इवेंट है देन अ नॉर्मल इवेंट जो आज हुआ. तो इस तरह की चीजों को मैनेज करना, अब ये ग्रुप की कहां तक ये क्षमता है, और मैं मानता हूं गौतम अडानी एक बहुत ही सक्षम इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो उन्होंने अचीव किया है पिछले 4-5 सालों में, वो अनप्रेसिडेंटेड है. मैं ये आशा करता हूं और कामना करता हूं कि इस प्रॉब्लम से वो उभर के आए, बिकॉज इंडिया को ऐसे एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है. बिल्कुल. एक्चुअली बसंत जी, इस पर कल भी आपसे बात हो रही थी. तो एक तो खैर जो अडानी ग्रुप स्टॉक्स का आपने कहा था भाव कुछ तो बता रहा है, अब वो तो क्लियर हो गया आज का, और आज के भाव ने तो बता दिया कि कुछ तो है और कुछ तो गड़बड़ हो रही है. लेकिन मार्केट का बड़ा जो पिछले हफ्ते रिस्क ओपन हो रहा था कि बैंकों को लेकर क्या रिस्क है, या एलआईसी की जो एक्सपोजर है, इतनी बड़ी एक्सपोजर है एलआईसी की इनकी ग्रुप कंपनियों को लेकर, तो वो क्या एक सिस्टमिक रिस्क ओपन करेगा मार्केट के लिए? बसंत जी, एलआईसी के रिस्क जो है ना, मुझे लगता है वो
आज से 40 साल, 10 साल, 20 साल वालों के लिए है। हम और आप तो आराम से देख सकते हैं, गप LIC का ये हमको क्या लेना है, आपका भी इंश्योरेंस अगर होगा आप कहीं और से कराएंगे, इससे कराएंगे, 20-30 साल बाद देखी जाएगी। बैंक में प्रॉब्लम होती है, अगर मैंने आपको 100 रुपए दिया, आपने 100 नीरज को दिया, नीरज ने 100 आगे दिया और ऐसे 20 को कर दिया ना, तो एक जन के डिफॉल्ट से वो साइकिल स्टैंड सिंड्रोम में 2000 रुपए का डिफॉल्ट हो जाता है, क्योंकि 20 के 20 डिफॉल्ट कर जाते हैं। तो बैंक की प्रॉब्लम बड़ी है, बट मुझे लगता है बैंक, इंडियन बैंक की प्रॉब्लम मैनेजेबल हो जाएगी। रिजर्व बैंक है, ये है, वो है, आगे पीछे कर लेंगे हम। लेकिन सेंटिमेंट जो है ना शेयर बाजार का, ये बड़ा खतरनाक चीज है। 5% EPS ग्रोथ और 2% सेल्स मिस पे हम 20-20% स्टॉक को ठोक देते हैं यहाँ पे। तो ये तो मतलब यहाँ तो दूसरी कहानी है। तो सेंटिमेंट इज टेरेबल। अदरवाइज एक कंपनी आती है, जाती है, बढ़ती है, परेशानी होगी, एक एसेट बेच देंगे, सर्वाइव कर जाएंगे। तो इनके पास एसेट तो बहुत अच्छे हैं ना, मतलब अडानी पोर्ट हुआ या अंबुजा हुआ, दे सेल वन एसेट एंड देयर इज इनफ कैश। बस चक्कर वही है कि वो प्रोसेस जो हम आप डिस्कस कर लेते हैं और एक्चुअल रियल लाइफ में होने में बड़ी फर्क होती है दोनों में। तो मुझे उसका ज्यादा डर है कि शेयर बाजार क्या करेगा, बजाय कि एक्चुअल रियल इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट आएगा। IL&FS हुआ, एक प्रॉब्लम हुई, स्केयर हुआ, निकल गए, हम आगे बढ़ गए, बट मार्केट में बहुत मेच्योरिटी से आज बिहेव किया। मैं वापस बोलना चाहूंगा, नहीं तो निफ्टी अभी 200-400 पॉइंट ठोक के ही बंद होते हैं हम। ओके, तो ये सिचुएशन हो सकती है। मुझे छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आके फिर थोड़ी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि मार्केट को अब अगर अप्रोच करना है तो इस इवेंट को अकाउंट करते हुए कैसे अप्रोच करना चाहिए। ब्रेक के बाद से बातचीत करेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और चलिए अब हम बात कर रहे हैं बजट से रिलेटेड और मार्केट को क्या मिला, क्या नहीं मिला और यहाँ से मार्केट किस तरफ रुख रखेगा। राठी सर, अब यहाँ से मार्केट में बजट निकल गया, अब फेड का इवेंट आना है। आपका ओवरऑल व्यू क्या है मार्केट को लेकर? यहाँ से पॉजिटिव है, लग रहा है कि रिटर्न्स बनेंगे यहाँ से इस साल, फिक्स इनकम को बीट कर पाएंगे हम? मेरा मानना है कि यहाँ से मार्केट, क्योंकि देखिए फिक्स्ड इनकम अब रिवर्स हो रहा है, वहां पे इंटरेस्ट की रेट मुझे लगता है पीक हो गई है। और आज भी आपने देखा होगा कि इंटरेस्ट G-Sec की यील्ड जो है काफी कम हो गई। और इंटरनेशनली भी आज आ जाएगा फेड का भी रिजल्ट। पर सब जगह अब ये धारणा हो गई कि अब इंटरेस्ट रेट्स यहाँ से बढ़ेगी नहीं, और जो सेंट्रल बैंक रेट बढ़ा भी रही है वो मार्केट में ट्रांसमिट नहीं हो रही इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेसिकली। तो मेरा मानना है कि जैसे इंटरेस्ट रेट साइकिल जब रिवर्स होता है उस समय मार्केट के लिए अच्छा रहता है। लास्ट ईयर वाज डिफिकल्ट बिकॉज लास्ट ईयर इंटरेस्ट रेट्स वर राइजिंग एंड देयरफॉर लॉट ऑफ मनी वाज मूविंग अवे फ्रॉम इक्विटीज टू डेट मार्केट। आई थिंक जब ये रिवर्स होता है साइकिल, और मेरा तो ये मानना है कि जैसे इन्फ्लेशन आपने देखा एकदम पीक पे होके अब लास्ट हफ्ते इन्फ्लेशन नंबर वाज लेस देन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड इन द मार्केट। तो इन्फ्लेशन कम होगा, ब्याज की दरें कम होगी। मार्केट में बोरिंग देखिए गवर्नमेंट ने बिल्कुल जो 11,80,000 करोड़ रखी है, फिस्कल डेफिसिट 5.9 मतलब 6 से कम रखा है, और ये भी कहा है 4.5% 2 साल में करेंगे। तो ये सबको देखते हुए देखिए मार्केट के लिए जरूर लोकल एंगल से देखें अच्छा है। इस मार्केट में एक इफेक्ट आता है कि जब अपनी वैल्यूएशन और दूसरे इमर्जिंग मार्केट की वैल्यूएशन में डिफरेंस बढ़ जाता है तो एक इम्पैक्ट उसका मिलता है। और जैसे चाइना लास्ट टाइम बहुत गिर गया था, अब चाइना में वापस थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। तो इस तरह के ये लोग इन्फ्लुएंस अफेक्ट के आते हैं। पर लॉन्ग टर्म अगर आप मुझे पूछें, क्यों मेरा हमेशा मानना है कि 6-12 महीने के लिए आदमी को यहाँ इस मार्केट में इन्वेस्ट करने से, बिकॉज छोटे समय में सेंटिमेंट ड्रिवन है, इवेंट ड्रिवन है। जब कोई इवेंट आती है तो उसका जबरदस्त इफेक्ट मार्केट में सेंटिमेंट के कारण आता है। और दूसरा क्योंकि अपने यहाँ इवन डेरिवेटिव्स की पोजीशन बहुत रहती है, जब भी मार्केट बहुत हिलता है तो उसका इफेक्ट उन पोजीशंस में आता है। मार्केट में ऑब्वियसली पोजीशंस निकलती है, करती है, उन सब का एक इफेक्ट जो है वो इवेंट इसके हिसाब से इफेक्ट रहता है। इसलिए लॉन्ग टर्म अगर मेरे पास क्या 3 साल के लिए पैसा लगाना है
5 साल के लिए, yes, I'll recommend that it will definitely beat the debt market. और इसका कारण भी है कि जीडीपी ग्रोथ रही कंपनियों की, लास्ट ईयर वाज आल्सो इंक्रीजिंग कमोडिटी प्राइस साइकिल, अब वो वापस नीचे आ रहा है, तो इनपुट प्राइसेस बढ़ गई, कॉर्पोरेट अर्निंग्स अफेक्ट हुई। पर अगर वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है, जीडीपी ग्रोथ आ रही है, तो कॉर्पोरेट अर्निंग जो है आगे पीछे साइकिल होता है, पर कॉर्पोरेट अर्निंग से साइकिल जैसे जब कमोडिटी साइकिल रिवर्स होता है तो कॉर्पोरेट अर्निंग साइकिल इंप्रूव होता है। सो आई थिंक ये सब देखते हुए मेरी धारणा पॉजिटिव है मार्केट के बारे में ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस। बसंत सर, बजट सुनने के बाद आप बहुत खुश नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आप अभी वेट एंड वॉच के मोड में रहेंगे या कुछ आपने मन बनाया कि हाँ ये वाला सेक्टर थोड़ा ठीक ठाक करेगा तो उस पर आप ध्यान लगाएंगे? मार्केट जो भी हो, जीना मरना यहाँ ही है, तो क्या बोलेंगे, जैसे बोलते हैं ना, जीना यहाँ मरना या इसके सिवाय जाना कहाँ, वो तो झेलते रहते हैं, वो बात दूसरी है। बट हर वक्त इंसान सोचता है इससे कुछ बेटर हो सकता था, मतलब क्या फर्क पड़ता, थोड़ा सा इंश्योरेंस को दे देते, थोड़ा हाथ में, बिकॉज आपकी कंपनियां भी ग्रोथ नहीं दिखा रही है ना। आप रूरल कंजम्पशन देखिए, आप एफएमसीजी देखिए, मतलब वो जो हम ये जो बड़े शर्मा शर्मी बोलते थे लो डबल डिजिट और हाई सिंगल डिजिट, ये भी सिंगल डिजिट में कंप्लीटली अब बोलने लग गया है। ये लो डबल डिजिट वाला गेम भी लगता है खत्म हो गया। तो ग्रोथ तो लाना होगा ना वापस, और 1 साल बचा है गवर्नमेंट को, नेक्स्ट ईयर तो वैसे भी बहुत ही आधा अधूरा बजट आएगा बिकॉज इलेक्शन का साल होगा, तो 1 साल में एक और अपॉर्चुनिटी चली गई, चलिए अगले बाद में होगा शायद, वही सोच के आगे बढ़ेंगे और क्या है। बिल्कुल अनुज, बहुत ही मतलब विडंबनाओं के बीच में बजट है, शानदार बजट है, कैपेक्स बढ़िया, मैथ्स अच्छी है, बहुत कहा जा रहा है कि ये वाला स्वास्थ्य पे, रोजगारी पे, इन सब पे बजट है, लेकिन सर्वे में हमने अपना ग्रोथ रेट आधा % कम कर लिया इस साल से। तो ये जो विचित्र विडंबनाएं हैं, इनके बीच में हम लोगों को अभी कुछ दिन और जूझना पड़ेगा। देखिए, एक चीज हमने बहुत क्लियर कर दी थी कि बजट आपके और हमारे लिए नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। अब मैं मानता हूं कि सोशल सिक्योरिटी नहीं है, हम जो टैक्स देते हैं हमको उसका 1% भी नहीं मिलता है, ना हेल्थ केयर बेनिफिट, ना कुछ एजुकेशन बेनिफिट। हम बीमार पड़ जाए तो खुद ही हमको पे करना है, बच्चों की फीस हमको खुद ही पे करनी है बाकी। लेकिन डेवलप कंट्रीज से अपने आप को शायद कंपेयर करना भी थोड़ा गलत होगा। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हम हैं एक डेवलपिंग कंट्री में, तो वो जो लोअर तबका है उसी के ऊपर फोकस रहेगा। और अनफॉर्चुनेटली आज तो बजट एक साइड शो बन गया था, और कल तो हम रिएक्ट करेंगे फेड के आउटकम पर, तो अभी तो बहुत चीजें होनी है। एक्चुअली समस्या ये है कि इवेंट आफ्टर इवेंट लगे हुए हैं और उसका बाजार पे अच्छा खासा रिएक्शन होता हुआ दिख रहा है। हम तो इसी कामना के साथ देशों के यहाँ पर कर रहे हैं कि ज्यादा कुछ फेड ना करे, जितना उम्मीद चल रही उसी करे, अदरवाइज मार्केट को शायद और निराशा हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आनंद सर, शंकर सर, बसंत सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्ते भाई, थैंक यू।